अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया की, जहां भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये भूकंप इतना विनाशकारी था कि इसमें अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुसीबत की इस घड़ी में भारत ने भी तुर्की के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। एनडीआरएफ और सेना की मेडिकल टीमें वहां भेजी गई हैं और इसके अलावा राहत और बचाव के इस अभियान में मदद के लिए 65 देशों ने भी 2660 लोगों को भेजा है, ताकि जल्द से जल्द भूकंप पीड़ितों तक राहत पहुंच सके। कहीं मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी है सेना, कहीं क्रेन की मदद से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। तो कहीं डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में तलाशी जा रही है जिंदगी। राहत और बचाव की अलग अलग ये तस्वीरें तुर्की और सीरिया से आई हैं, जहां एक दिन पहले 7.8 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने वहां के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते धराशायी हो गईं। तो कहीं सड़कें 2 हिस्सों में बंट गईं और वहां से गुजर रही गाड़ियां उन गड्ढों में समा गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुर्की में आए इस भूकंप ने 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा शहरों की सूरत ही बदल कर रख दी। लेकिन दुख और मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का अभियान चल रहा है, जिसमें तुर्की की सेना के साथ साथ वहां की दूसरी एजेंसियों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इमारतों के मलबे से बचाए गए इन बच्चों को देखकर किसी की आंखों से आंसू छलक गए, तो कोई जख्मी बच्चों के इलाज में जुट गया। çocuk çıktı, çocuk çıktı, çocuk çıktı। जबकि कई इमारतों में अभी भी लोग फंसे हैं, जिनको बचाने के लिए क्रेनों की मदद ली जा रही है। जर्जर हो चुकी इस इमारत से बचाई गई महिला को ही देखिए, जिसे लोग पानी पिलाकर ढांढस बंधाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मलबे में दबे लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू टीमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। जिन घायलों को बचाया जा रहा है, उन्हें फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत ने भी तुर्की में एनडीआरएफ और सेना की एक मेडिकल टीम भेजी। एयरफोर्स के C-17 विमान में इन जवानों के साथ डॉग स्क्वाड और मेडिकल से जुड़ी चीजें, हाईटेक ड्रिलिंग उपकरण और ऐसी कई अहम चीजें ये टीम अपने साथ ले गई हैं। पूरी दुनिया तुर्की के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। एक तरफ सीरिया को हिंदुस्तान जहां मेडिकल एड भेज रहा है, वहीं एनडीआरएफ की 2 कंपनियां जो है वो तुर्की पहुंच रही हैं। एक कंपनी पहले ही पहुंच चुकी है, जो राहत बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान में ये एनडीआरएफ के देवदूत, जो भारत में जिनको ये दक्षता हासिल है, जिन्होंने नेपाल में इस तरह के बचाव कार्य किए हैं, भारत में अलग जगहों पर बचाव कार्य किए हैं, अब वो तुर्की में अपनी एडवांस जो एक्सपर्टीज है, जो तकनीक है, जो मशीनरी है, खोजी कुत्ते हैं, उन सब का सहारा लेकर कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक जिंदगी भी बचाई जा सकती है तो उसे बचाई जाए। हर मलबों में दबी हुई जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश करेगी। और इस बीच आगरा से भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, वो भी रवाना हो रही है, जो वहां टेम्परेरी अस्पताल बनाएगी ताकि घायलों को उपचार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच चुके। यह आपदा बड़ी है, पूरी दुनिया इस समय तुर्की के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर तुर्की में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने इस त्रासदी से निपटने के लिए
हर संभव मदद देने का ऐलान किया। इस मदद के लिए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी ट्वीट कर भारत का आभार व्यक्त किया और कहा कि जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। राहत सामग्री और 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स भेजने के लिए अपने दोस्त भारत का तुर्की ने धन्यवाद किया है। दरअसल तुर्की का कहना है कि भूकंप की वजह से वहां पर तकरीबन 6000 बिल्डिंग्स धराशायी हो गई हैं और इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सरकार का यह भी कहना है कि इन फंसे हुए लोगों के लिए शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में भारत से आए हुए एक्सपर्ट्स इन लोगों को निकालने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तुर्की ही नहीं, लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहे सीरिया में भी भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वहां शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए राहत टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहां के एक इलाके से आई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कैसे इन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मासूम बच्ची को सकुशल बचा लिया। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। रेस्क्यू के इस काम में वहां का मौसम भी आड़े आ रहा है, लेकिन राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियां इन चुनौतियों के आगे मजबूती से डटी हुई हैं। दुनिया के कई देशों ने भी तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आशुतोष मिश्रा और राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एनडीआरएफ की जो टीमें तुर्की भेजी गई हैं, वो किस तरह के उपकरणों से लैस हैं और वहां पर कैसे अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगी, इसे लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी से खास बातचीत की। इस तरीके की वहां पर भूकंप आया है, किस तरीके से इक्विप्ड है हमारी टीमें, क्योंकि वहां पर खतरा बरकरार है और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो झुकी हुई हैं, टूटी हुई हैं, तो उसको लेकर के क्या आप लोगों की तरफ से आकलन है और हमारी टीमें जो हैं किस तरीके से इक्विप्ड हैं? देखिए, हमारी जो टीमें हैं वो अच्छी तरह से वेल ट्रेंड हैं यूएसआर में, जिसको अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने 315 स्टेट ऑफ इक्विपमेंट्स दिए हैं हमें, जिसमें डिटेक्शन और एक्सेस इक्विपमेंट्स हैं, एक्सट्रिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, पावर टूल्स हैं, लाइटनिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन सबों का समावेश करके हमारी जो टीम है एक प्रोफेशनल सेल्फ कंटेंट टीम है। इसके अलावा कैनाइंस भी मौजूद हैं जिनका उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है। आगे और भी टीमें भेजने का आप लोगों का प्लान है, क्योंकि 2 टीमें तो जा रही हैं, और भी टीमें अगर जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से गृह मंत्रालय की तरफ से कैसे निर्देश मिल रहा है? ग्राउंड एप्रिसिएशन पर ये अभी सामने आएगी बात की क्या स्थिति है और क्या हमें और भी तैनाती करने की जरूरत है। जैसे आदेश किया जाएगा एनडीआरएफ उसके लिए तैयार है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब कोई देश संकट में हो और भारत ने बिना पूछे एक दोस्त की तरह आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की हो। जैसा आज वो भूकंप के बाद आई जबरदस्त तबाही से जूझ रहे तुर्की की मदद के लिए कर रहा है। जब भी प्राकृतिक आपदा किसी देश पर संकट के तौर पर मंडराई है तो बिना शक शुबा भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखा है। इसमें चाहे तुर्की जैसा देश ही शामिल क्यों ना हो, जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल बाद भी भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। तब तुर्की ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद राज्य में हालात और मुश्किल हो गए हैं। उसने तब जम्मू कश्मीर में शांति बहाल नहीं होने का भी दावा किया था। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। दुनिया के सामने बार बार वो मुद्दा उठाया। यही नहीं, बल्कि तुर्की ने ये कहते हुए भारत का 56,877 टन गेहूं वापस लौटा दिया था कि उसमें रूबेला वायरस है। तब उसी अनाज को दुनिया के दूसरे देशों ने खरीदा। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी ऐलान किया था कि 2023 में तुर्की पाकिस्तान मिलकर युद्धपोत बनाएंगे। लेकिन अब जब तुर्की में प्राकृतिक आपदा आई है तो भारत सभी बातों को भुलाकर एक अच्छे दोस्त की तरह हर संभव मदद के लिए तुर्की के साथ खड़ा है। और ये पहली बार नहीं है। दशकों पहले से जब भी दुनिया में आपदा आई तो भारत ने हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। साल 1963 की बात करेंगे। इथियोपिया की मदद
का ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। 60 साल पहले वहां भीषण सूखा पड़ने की वजह से हालात बदतर हो गए। गंभीर सूखे के बाद तब भारत से मेडिकल स्टाफ की एक टीम इथियोपिया भेजी गई। वहां पहुंचकर उस टीम ने प्रभावित लोगों की काफी मदद की। तब भारत की तरफ इस तरह मदद मिलने के लिए वहां की सरकार और आम लोगों ने काफी तारीफ भी की थी भारत की। 1965 में यमन में भीषण भूकंप ने दस्तक दी थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। तब भारत ने प्रभावित लोगों को राहत और मदद देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम वहां पर भेजी थी, जिसने मेडिकल हेल्प के अलावा भूकंप प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। साल 1971 भारत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद राहत और बचाव में सबसे अहम भूमिका निभाई भारत ने। लाखों शरणार्थियों के स्वास्थ्य और सेहत को ध्यान में रखते हुए तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहचान रखने वाले बांग्लादेश में भी मेडिकल स्टाफ की एक टीम भेजी गई। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी बड़ी मात्रा में भेजा गया और इसके बाद जरूरतमंद लोगों के लिए वहां रहने के लिए भी अस्थायी व्यवस्था की गई थी। साल 1999 में भी भारत ने तुर्की में आए भूकंप में उसकी मदद की। तब भी भारत ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित तुर्की को राहत भेजी। इसमें राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की एक टीम भी शामिल थी, जिसके प्रयासों की तब की तुर्की सरकार और आम लोगों ने काफी तारीफ भी की थी। हर बार पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान के लिए भी साल 2005 में भारत ने दिल खोला था, क्योंकि वहां भीषण भूकंप आया। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के कब्जे वाले राज्य की राजधानी मुजफ्फराबाद में हुआ था। 70% तक लोगों की जान चली गई थी, यानी चारों तरफ विनाशकारी मंजर था। अस्पताल, स्कूल सब खत्म हो गए थे और उस वक्त पुलिस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तब भूकंप की तबाही से उबारने के लिए भारत ने ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी कुछ टीमें पाकिस्तान भेजी, जिन्होंने मेडिकल हेल्प के अलावा खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। साल 2006 में इंडोनेशिया में जावा द्वीप में बड़े पैमाने पर भूकंप आया। तब भारत सरकार ने मदद के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की एक टीम वहां भेजी। साल 2008 की बात करते हैं। नरगिस नाम की एक विनाशकारी चक्रवात ने म्यांमार में जमकर तबाही मचाई। उस तबाही से वहां के लोगों को उबारने के लिए भारत ने एनडीआरएफ की एक टीम भेजी। एनडीआरएफ की उस टीम ने आपदा से प्रभावित लोगों को राहत और मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2010 हैती नाम के देश में बड़े पैमाने पर भूकंप ने तबाही मचाई। हजारों लोगों की जान चली गई। घायलों की संख्या का भी बहुत ज्यादा थी। तब करीबी देश हैती में भी एनडीआरएफ की एक टीम भेजी गई, जिसने मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए भूकंप प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साल 2011 थाईलैंड में भयंकर बाढ़ आई, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। तब बिना देर किए भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी गई, जिसने प्रभावित लोगों की हर स्तर पर मदद की। साल 2015 भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद एनडीआरएफ की टीम को नेपाल भेजा, जिन्होंने तबाही से जूझ रहे लोगों की मदद की। तब एनडीआरएफ के प्रयासों की नेपाल सरकार और वहां के लोगों ने सराहना की थी। साल 2017 पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ। इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तब भारत सरकार ने एनडीआरएफ की एक टीम वहां भेजी, जिसने सैकड़ों लोगों की हर तरीके से जान बचाई। साल 2019 दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालावी में विनाशकारी चक्रवात इडाई के दौरान भारत का ऐसा ही रूप दिखा। तीनों ही देशों में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। मोजाम्बिक के आग्रह पर भारत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नौसेना की 3 नौकाओं को बीरा बंदरगाह भेजा। तब भारतीय नौसेना ने 192 से अधिक लोगों को बचाया और राहत शिविरों में 1381 लोगों को मेडिकल हेल्प दी। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में फंसे देशों की मदद करने का सिलसिला अब भी जारी है। भूकंप के बाद आई तबाही से जूझ रहे तुर्की की मदद में भारत अब भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। और अब बात पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सफेद चादर बिछी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेदी नजर आ रही है, लेकिन इन बर्फीली वादियों के बीच मौसम विभाग ने एवलांच को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब ये कि जो पर्यटक पहाड़ों पर खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, वो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें।
बर्फीले तूफान की ये तस्वीरें ना तो अमेरिका की हैं और ना ही जापान की। ये तस्वीर कश्मीर की है। इन दिनों पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है और कुछ इलाकों में सफेद आफत ने दस्तक भी दे दी है। कश्मीर के गुरेज में तो पिछले दिनों बर्फीला तूफान आया। हालांकि इस तूफान से किसी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। अक्सर लोग बाहर थे तो एवलांच के डर से लोग घरों में घुस गए, लेकिन अल्लाह का रहम है कि यहाँ पर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और लोग सारे महफूज मुकामात पे पहुँच गए थे, तो सारे लोग महफूज हैं और यहाँ किसी चीज का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। बर्फीले तूफान के गुजरने के बाद का नजारा देखिए। गुरेज का पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। लकड़ियों से बनी झोपड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई। दरअसल इस साल जनवरी महीने में पहाड़ों पर बर्फीले तूफान ने कई बार दस्तक दी, लेकिन इन बर्फीले तूफानों से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई। अब एक बार फिर मौसम वैज्ञानिक ऐसे ही बर्फीले तूफान की आशंका जता रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमस्खलन का अलर्ट जारी करते हुए खतरे से आगाह किया है और लोगों से खास तौर पर अपील की है कि पहाड़ी इलाकों में सफर ध्यान से करें। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में पहले ही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फीले तूफानों से बचने के लिए हिदायत जारी की है और लोगों से कहा है कि वो आने वाले कई दिन तक, जब तक बर्फबारी का दौर कश्मीर में चल रहा है, उन इलाकों में ना जाए जहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा बना हुआ है। जाहिर है बर्फीले तूफान को लेकर प्रशासन सतर्क है, लेकिन सैलानियों को भी हिदायत बरतने की जरूरत है। दरअसल 9 फरवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 24 घंटे में कुछ 3 जिले चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के ऊपर के एरियाज, वहाँ पे हल्का स्नोफॉल देखने को मिला है। बाकी प्रदेश के हिस्से जो मध्यम और निचले क्षेत्र है, वहाँ पे बादल और हल्की बारिश देखने को मिली है। टेम्परेचर की जहाँ तक बात है, टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं जो दिन के तापमान है, और जो रात के तापमान है उसमें सामान्य से कुछ कमी है। और अगले जो अगर फोरकास्ट ऐसा है कि आज खराब रहेगा, कल और परसों में इसमें कमी आएगी, ठीक रहेगा। 9 और 10 में एक दूसरा पश्चिम विक्षोभ भी अप्रोच कर रहा है, तो उन दिनों में 9 और 10 तारीख के आसपास जो है फिर प्रदेश में जो है बर्फबारी और बारिश होगी, मौसम खराब रहेगा और उसके बाद फिर ठीक है। तो आने वाले आप करीब 5 से 6 दिन की बात करें तो बीच बीच में मौसम खराब रहेगा और 2 दिन ऐसे मिलेंगे जब मौसम ठीक रहेगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ी इलाकों का यही हाल है। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। हर तरफ यहाँ भी बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। सफेद चादर के बीच यहाँ बने होटल रिजॉर्ट अद्भुत और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पहुंचे सैलानी भी इस बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी के अलावा पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है। समय देख सकते हैं जोशीमठ की तमाम ऊंचाई वाली चोटियों पे बर्फबारी शुरू हो गई है, तो जोशीमठ में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके साथ ही जहां 2 दिन मौसम साफ रहने के साथ ही जोशीमठ में जबरदस्त गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं आज बारिश होने के साथ ही जोशीमठ में एक बार फिर से सर्दी ने दस्तक दे दी है। फरवरी में अमूमन इतनी ज्यादा सर्दी देखने को नहीं मिलती, लेकिन मौसम का जो परिवर्तन है उसके चलते इस समय जोशीमठ और चमोली जनपद में अचानक सर्दी और अचानक गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम करवट बदलने के साथ ही यहाँ पे सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बर्फबारी और बारिश के साथ ही उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये जिले हैं चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, जहां 3000 मीटर से ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन होने की संभावना है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में दिन में मौसम ने करवट तो ली है, लेकिन सर्दी का सितम अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन में पारा एक बार फिर गिर सकता है, यानी सर्द हवाओं के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। फरवरी के महीने में दिल्ली वालों को फिलहाल अब गर्मी का एहसास हो रहा है। अमूमन जनवरी के महीने में हालात सही थे, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में ही लगातार टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दिल्ली वालों को
ठंड का एहसास होने वाला है। तापमान में कमी आएगी और 2 से 3 डिग्री तक हो सकता है कि तापमान कम हो जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है और दिल्ली एनसीआर और खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये तमाम ऐसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जहां पर हो सकता है कि तापमान में कमी आए, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा असर कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिखता हुआ मिल रहा है। तो मौसम विभाग के इस अलर्ट के साथ ही अच्छी खबर यह है कि शीतलहर की संभावना से फिलहाल मौसम विभाग ने इनकार किया है, यानी मौसम बदलेगा जरूर लेकिन सताएगा नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी, चमोली गढ़वाल से कमल सिलोड़ी और दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में 2011 के बाद ये पहली बार है जब फरवरी के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आमतौर पर दिल्ली में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक औसतन अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दर्ज होता है, यानी कि इस समय दिल्ली में सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा तापमान चल रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के लिए सामान्य है। मतलब ये कि इन दिनों मौसम आंख में चोली खेल रहा है। उत्तर भारत में बेशक दिन के समय धूप खिली रहती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी गई नहीं है, अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी, जिसका असर मैदानों में देखने को मिलेगा। खासकर दिल्ली और एनसीआर में तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन बाद मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कुछ शहरों में घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। मौसम के बदले तेवर पर मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा ने मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की। फरवरी का महीना है, लेकिन फरवरी के महीने में ही आपको गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो गर्मियां आ गई हैं। मेरे साथ नरेश जी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी में। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये कि अभी के जो हालात हैं, तस्वीर क्या नजर आ रही है, क्या 2-3 दिन में मौसम परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, जैसे दिल्ली का कल 29 तक था। बेसिकली क्या था कि जनरली जनवरी फरवरी में काफी ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, अभी कुछ दिनों से वेस्टर्न नहीं है कोई WD। लेकिन अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से एक WD अफेक्ट कर रहा है। कल रात को अगर आप जो क्लाउड पिक्चर देखेंगे, क्लाउड्स आ रहा है और कल रात को जहां पे आ जाएगा जम्मू कश्मीर में 8 को थोड़ा बहुत रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। उसके प्रभाव से क्या रहेगा कि फिर मिनिमम टेम्परेचर जब थोड़ा बढ़ते हैं, जो मैक्सिमम आप जो फील कर रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाएंगे। 29 नहीं रहेंगे, से 2-3 डिग्री गिरने के चांसेस है इंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और 9 को हम जो एक्सपेक्ट करेंगे जो जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर रीजन में जहां पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है 9 को। उसके बाद 10 को थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। तो इसलिए जो सिनेरियो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाते हैं, जनवरी में भी पीक रहते हैं, इवन फरवरी और मार्च तक भी रहते हैं। तो लास्ट ईयर क्या था कि मार्च में WD कोई नहीं था, जैसे आपको याद होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। फरवरी में अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन अभी एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर ये क्लाउड पिक्चर्स की तरफ से देखेंगे तो आ रहा है, वो कल रात को अफेक्ट करेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स थोड़े से गिरेंगे एनसीआर में, जैसे आज 29 डिग्री तक थे। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 को जो जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर वैली में भी हैवी स्नोफॉल की उम्मीद हैं और 10 तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, फिर सिस्टम आगे चला जाएगा। तो ये मान के चलें कि अगले 2-3 दिन दिल्ली वालों को जो है वो ठंड का एहसास होने वाला है। देखिए, ठंड तो अभी ऑलमोस्ट जा ही चुकी है। टेम्परेचर 12 से मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री से ज्यादा है। थोड़ा सा 1-2 डिग्री फॉल करेगा, जैसे कोई WD आता है तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बढ़ते हैं और मैक्सिमम कम होते हैं। तो वो सिनेरियो रहेगा, 12, 13, 14 रह सकते हैं और उसके बाद मैक्सिमम में थोड़ा गिरावट आएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि अगले 2-3 दिन आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के हालात और परिस्थिति बनी है उसमें सुधार होगा और दिल्ली के अंदर मौसम सुहाना होगा। आपको सर्दियों में सर्दी महसूस होगी, ना कि गर्मी। कैमरा पर्सन मनीषा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी आपको लिए चलते हैं, जहां गंगा के तट पर बसाई गई टेंट सिटी में पर्यटन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की भी व्यवस्था की गई है।
महज 6 से 15 लाख रुपए खर्चा कर आप यहां पर शादी करा सकते हैं और शादी के सीजन को देखते हुए यहां पर बुकिंग्स भी शुरू हो गई हैं। शादियों का सीजन शुरू होते ही वाराणसी में गंगा के तट पर शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। शहनाई बजने लगी है, यानी जल्दी ही शादी के मंडप में शुभ विवाह का मुहूर्त निकलने वाला है। लेकिन ये किसी एक शादी का मामला नहीं है, बल्कि कोई भी गंगा तट पर डेस्टिनेशन वेडिंग की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के टेंट सिटी में शुभ विवाह का सिलसिला शुरू होने वाला है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले ही महीने इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अब यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का भी इंतजाम किया गया है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में गंगा के ठीक सामने तंबुओं का शहर बस गया है, जहां न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी आने वाले पर्यटकों का सिलसिला जारी है। लेकिन यहां एक खास बात और है कि यहां शादियां भी होना शुरू होंगी और साथ ही साथ जो नौ दंपति है वे फेरे भी लेंगे और 7 जन्मों का साथ भी निभाएंगे। यहाँ इस टेंट सिटी में अब शादियों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। टेंट सिटी में शादी होगी तो मेहमान आएंगे, खाना पीना गीत संगीत भी होगा। ऐसे में मेहमानों के रहने के लिए शानदार कमरे, बैंक्वेट हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज, सबका इंतजाम किया गया है। साथ ही जिम और इंडोर स्पोर्ट्स का भी इंतजाम इस टेंट सिटी में मौजूद है। हम लोग गेस्ट के रहने के अलावा भी यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा बीच एरिया है और ये है पीछे आप देख सकते हैं लोटस स्टेज। तो ये तीनों जो एरिया है ये हम लोगों ने प्लान किया है वेडिंग्स के लिए। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कैसे वेडिंग चाहते हैं। दे वांट इन हाउस वेडिंग बैंक्वेट हॉल के अंदर या डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा होता है कि गंगा के बीच पे ओपन एयर वेडिंग जैसा। तो ये जो एरिया है लोटस स्टेज के सामने, यहाँ पे बारात लाके शहनाई माला का वो जो रीति रिवाज होता है वो ये लोटस स्टेज के ऊपर हो सकता है। और गेस्ट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बीच के ऊपर हम लोग ओपन स्टेज बना के देंगे, ओपन स्टेज विथ लाइट एंड साउंड। तो गेस्ट वहाँ पे वेडिंग अरेंज कर सकते हैं। उनके लिए बारात जहाँ से उठेगी वो लोगों का जो टेंट ये रहेगा वहाँ से घोड़ी से बारात आ सकता है बैंक्वेट में या तो बीच एरिया में, और शादी का जो रस्म है वो यहाँ पे पूरी होगी। शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल में करीब 600 लोग एक साथ आ सकते हैं, जबकि बीच के ओपन एरिया में 1000 तक लोग शामिल हो सकते हैं। इन सभी लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए टेंट सिटी से जुड़े लोग हर छोटी से छोटी चीज पर खास ध्यान दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वाराणसी के टेंट सिटी का रुख करें। टेंट सिटी में शादी के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और मार्च के महीने में यहाँ पर दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते नजर आएंगे। इस टेंट सिटी में शादी समारोह के लिए लोगों को 6 से 15 लाख रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ शादी कराने के लिए लगभग कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा, ताकि एक जो सामान्य परिवार है मिडिल क्लास, क्या वो भी इसको कर सकता है? डेफिनेटली कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा निर्भर करता है कितना गेस्ट होंगे इनवाइटीज के ऊपर और वो लोग कितना टेंट ले रहे हैं। तो इसके ऊपर कस्टमाइज पैकेज हम लोग करते हैं। कम से कम एक रफ फिगर मैं आपको बोल सकता हूँ 6 से लेके 12-15 लाख तक का हो सकता है एक शादी का पैकेज। बुकिंग्स वगैरह क्या शादियों के लिए लेकर होना शुरू हो गई हैं और किस तरह की बुकिंग्स अभी मिल रही है? बुकिंग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और शादी मार्च में है, वेडिंग का बुकिंग्स है, उसके लिए बहुत सारा टेंट्स भी बुक्ड है। हालांकि टेंट सिटी में होने वाली शादियों में नॉनवेज और शराब पर रोक होगी, साथ ही शोर शराबे वाले गानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी यहाँ पर होने वाली शादियाँ सादगी के साथ संपन्न होंगी और जो भी लोग इन शर्तों पर राजी होंगे उन्हें ही टेंट सिटी में विवाह के आयोजन की इजाजत मिलेगी। अगर आपकी भी अच्छा है और आपका बजट इसको लेकर अलाउ करता है तो आप भी शादियों के सीजन में यहाँ टेंट सिटी से शहनाई बजवा सकते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT के लिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा सानिगा। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।